हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम अपूर्व है। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हो ऑटो पैशन इंडिया। आज जिस गाड़ी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो कई लोगों की ड्रीम कार है। एक लोगों का परसेप्शन होता है उसको देखने का, और काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस है उसकी, और लोग चाहते हैं कि ऐसी कार उनकी फैमिली में हो। और ये जब भी रोड से निकलती है तो लोग अपने आप इसको जगह देते हैं निकलने की। इस तरह का इसका एक पर्सोना है। चलिए, ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करता हूँ आपको और गाड़ी दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर। बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं इस गाड़ी को ओन करने का, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। हर कोई चाहता है कि उनकी फैमिली में एक ऐसी एसयूवी हो जिसका रोड प्रेजेंस इतना मैसिव हो कि वो कहीं पे भी जाए तो एक ज़रूर चर्चा का विषय होता है, और अपने आप लोग इसको रोड पे जगह दे देते हैं जब भी ये सामने से आ रही होती है या पीछे से आ रही होती है। आज इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू हम करने वाले हैं, या एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चलिए जल्दी से इसका वॉक अराउंड देता हूँ आपको। साइड प्रोफाइल देखिए दोस्तों। बॉडी कलर फ्रंट बम्पर और रेयर बम्पर है। बॉडी कलर ORVM है टर्न इंडिकेटर के साथ। अंदर से इसको आप पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। गैप देखिए दोस्तों, कितना बड़ा गैप है टायर और बॉडी के बीच में। ट्रैवल आप देख सकते हो। टायर देखिए 17 इंच के 265 R17 है। फुट स्टेप देखिए दोस्तों, क्रोम हैंडल्स, ड्राइवर साइड सेंसर दिया हुआ है। पीछे LED सेटअप है टेल लाइट में, यहीं पे इंडिकेटर है और रिवर्स है। फॉर्च्यूनर की बैजिंग क्रोम पे, टोयोटा, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शार्प फिन एंटीना वाइट में, और वाइपर। इधर का भी सेटअप सेम है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। ये एक्सेसरी लगी हुई है। इसका टेल गेट खोल के दिखाता हूँ। इधर यहाँ साइड में टूल किट दिया है, और इसी के अंदर फर्स्ट एड किट भी दिया हुआ है। स्पेयर व्हील यहाँ नीचे दिया हुआ है। चलिए बूट क्लोज कर देते हैं। फ्यूल टैंक इसका 80 लीटर्स का है। डोर ट्रिम देखते हैं इस साइड का। ब्लैक और ब्राउन में दिया है। हार्ड प्लास्टिक में ब्लैक है, सॉफ्ट टच मटेरियल में ब्राउन है। नीचे 1 लीटर का बॉटल का स्पेस है। स्पीकर है पियानो ब्लैक फिनिश में। पावर बटन दिया हुआ है और सिल्वर लीवर दिया है। यहाँ पे भी सिल्वर इंसर्ट है। दूसरी तरफ का भी डोर ट्रिम बिल्कुल सेम है। या आप रियर में बीच वाली सीट्स देख सकते हो, कॉफ़ी ब्राउन कलर में दिए हैं। और सेंटर आर्मरेस्ट दिया हुआ है विद कप होल्डर। 3 सीट बेल्ट्स का सेटअप दिया हुआ है सेंटर सीट में, और पीछे भी सीट बेल्ट्स दी हुई है 2 और। टोटल इस गाड़ी में 8 ग्रैब हैंडल्स हैं, चारों डोर के ऊपर, पीछे दोनों, और फ्रंट में दोनों पिलर्स के ऊपर, ड्राइवर साइड एंड दिस साइड। क्योंकि गाड़ी काफ़ी बड़ी है और आपको आसानी होती है उसको पकड़ के चढ़ने में। पीछे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, यहाँ सामान रखा हुआ है। ये मोबाइल रखने की जगह है। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है 12 वोल्ट का। केबिन लाइट देख सकते हो सेंटर रो पे, काफ़ी अच्छी लग रही है। ऊपर की तरफ यहाँ पे AC वेंट्स देख सकते हैं सेंटर रो के लिए। इधर भी आपका रिक्वेस्ट सेंसर दिया है और क्रोम हैंडल्स दिए हुए हैं। डोर ट्रिम बिल्कुल सेम है, ब्लैक और ब्राउन में। डैशबोर्ड आप देख सकते हो ऑल ब्लैक दिया है। ये सॉफ्ट टच मटेरियल दिया हुआ है। फॉर्च्यूनर की बैजिंग। यहाँ पे आप
हार्ड प्लास्टिक देख सकते हो, नीचे भी हार्ड प्लास्टिक है। एसी वेंट 1 2 3 और एक उस कॉर्नर पे, अभी चल के दिखाता हूँ। आगे की भी सीट्स आपको वही ब्राउन अपहोल्स्ट्री में मिलती है। को पैसेंजर सीट को भी आप 2 वे एडजस्ट कर सकते हो। बीच में आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल है ब्राउन कलर में। अंदर स्टोरेज, यहाँ पे मोड्स के बटन दिए हुए हैं। ड्राइवर साइड चलते हैं, इधर भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है। इधर का डोर ट्रिम भी बिल्कुल सेम है, ब्लैक और ब्राउन में सिल्वर लाइनिंग दी हुई है। यहाँ पे चारों पावर विंडो हैं, डोर लॉक अनलॉक, ORVM को एडजस्ट करने के लिए, ORVM को फोल्ड अनफोल्ड, सिल्वर लीवर। दोस्तों अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर और अब आप इसका स्टीयरिंग व्हील देख सकते हो। बीच में टोयोटा का लोगो, ये हॉर्न सेक्शन है। यहाँ पे आपका मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आप क्रूज़ कंट्रोल देख सकते हो। इधर आपका वाइपर और वॉशर के लिए लीवर है, इधर इंडिकेटर्स और लाइट के लिए है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको दिख रहा है और नीचे आप इन बटन से हुड खोल सकते हो। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, आप देख सकते हैं। 6 स्पीड +1 रिवर्स। बीच में आपको IMT मोड दिखाई दे रहा है, इको मोड एंड पावर मोड। ये टच स्क्रीन आप देख रहे हैं। सेंटर कंसोल काफ़ी सिंपल दिया है टोयोटा ने। ये सिल्वर इंसर्ट आप देख रहे हैं, यही सिल्वर इंसर्ट आपको डोर्स में भी दिखाई दे रहा होगा। सनशेड देख लेते हैं। ड्राइवर साइड का वैनिटी मिरर के साथ है विद लाइट, टिकट होल्डर। इस सेंटर में आपको केबिन लाइट के लिए मिल जाता है। इस साइड का सनशेड देख लेते हैं, इधर भी वैनिटी मिरर दिया है विद लाइट। ये आपको सनग्लासेस रखने के लिए। ये ऑटो डिमिंग IRVM। चलिए इसका इग्निशन खोल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस तरफ का जो आपको मैंने बताया था क्रूज़ के लिए, वो क्रूज़ के लिए ये वाला लीवर है और क्रूज़ को ऑन ऑफ करने का और सेट करने के लिए इस तरह से आप स्क्रॉल कर सकते हो अपनी MID को। ये आप देख सकते हैं, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार और पुश करते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखिए दोस्तों, सेंटर में आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। और लेफ़्ट साइड RPM है, उसके नीचे इंजन टेम्परेचर, राइट साइड स्पीडोमीटर, उसके नीचे फ्यूल गेज। ये 2 ट्विटर्स दिए हुए हैं फ्रंट में। हैंड ब्रेक देख लीजिए दोस्तों। और यहाँ कुछ भी ऐसा दिखाने का आपको ये दिखा ही चुका हूँ स्पेस। चलिए गाड़ी के बाहर आ गए अब हम लोग। एक बार इसका आपको हुड खोल के दिखा देता हूँ। काफ़ी क्लीन सेटअप, 2.8 लीटर्स का इंजन है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंसुलेशन दिया है कंपनी ने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मैक्सिमम पावर 175 bhp देता है और मैक्सिमम टॉर्क 450 न्यूटन मीटर का। चलिए इसको क्लोज करते हैं, काफ़ी हैवी हुड है। चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको इसके ओनर से मिलवा। सो दोस्तों अब हम आ गए गाड़ी के अंदर। जी हाँ, आपकी फॉर्च्यूनर। और ये है मृदुल सिंह, जो गाड़ी के ओनर हैं। मृदुल भैया अपने बारे में कुछ बताइए। ये मेरा नाम मृदुल राजीव सिंह है, जैसे आपने बताया। बाकी मैं पहले स्टूडेंट था, आजकल अपने पापा का काम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है, इसी वजह से ये कार परचेज़ की। ओके जी। तो ये आपको सूट करती है बिल्कुल जी। तो रूरल में काफ़ी आना जाना है क्या आपका?
हाँ सर, रूरल में काफ़ी आना जाना है। जो हमारी फैक्ट्री और जो हमारा ब्रिक फील्ड है वो रूरल एरिया में ही है, तो दैट्स वाई ये थर्ड जनरेशन है जो हम लोगों ने परचेज़ की है फॉर्च्यूनर तो की। इसके पहले की भी दोनों जनरेशंस थी आपके जी पास? सर, 2010 मॉडल, 2013। कितने साल आप रख चुके हैं उन्हें? पहली वाली जो खरीदी थी वो 3 साल के अप्रॉक्स रखी थी 13 में, जब नई मॉडल आई। देन फिर उसके बाद हम लोगों ने स्विच करके जो 13 मॉडल थी वो परचेज़ की। देन 20 में फिर जब वो थोड़ी सी ओल्ड हो गई, प्रॉब्लम्स आने लगी, तो फिर स्विच कर लिया इसमें 2020 में। ओके, कब ली ये वाला वर्जन, कब लिया ये आपने? 2020 में मैंने परचेज़ किया था इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई आई सपोज। तो पुरानी वाली से ही एक्सचेंज किया इसको? नहीं, पुरानी वाली मैंने OLX पे सेल की थी, ओके, तो रेट अच्छा मिल रहा था, दैट्स वाई। और अभी जो ये परचेज़ की है वो तो इससे पहले वाला वर्जन आप कितने साल चला चुके हो? वो अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स के आसपास मैंने ड्राइव की, 7 to 8 ईयर्स। कितने किलोमीटर्स? दैट वाज ड्रिवन अप्रॉक्सीमेटली 1,90,000। बहुत ज़्यादा। और ये वाली गाड़ी कितनी आप चला चुके हो? अब ये है 82,000 के अप्रॉक्स हो चुकी है। अभी रिसेंटली सर्विस होके भी आई है 80,000 वाली। बाकी कोई मेजर इसमें अभी सर्विस में पार्ट वगैरह नहीं एक्सचेंज हुआ है ओके, जी, बस नॉर्मल सर्विस हुई है। मतलब फॉर्च्यूनर फैन है? अब पापा ज़्यादा फ़ैन है, मैं तो थोड़ा लग्जरी का फ़ैन हूँ, मगर पापा ने बोला कि नहीं, फॉर्च्यूनर ही परचेज़ करनी है। BMW के लिए हम लोगों ने बुकिंग करा के फिर कैंसिल कर दी। ओके, 3 सीरीज़ GT लेने के चक्कर में थे। फिर जो काम ये कर सकती है वो 3 सीरीज GT नहीं कर सकती है। पापा ने यही बोला ना, बोला जो तुम इससे कर सकते हो वो काम तुम उससे नहीं कर सकते हो। सही बात है। तो मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उसको परचेज किया। हाँ, इसमें कभी 10 बोरी सीमेंट भी आ जाती है। दोस्तों स्पेस देखिए, इसमें सीमेंट की बोरियां भी आ सकती हैं। कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है तो कभी कभी करना पड़ जाता है। कितने की ली थी मृदुल भैया ये? सर वैसे तो इसकी जो कॉस्टिंग थी वो अप्रोक्सीमेटली 35 लाख के आसपास थी। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है, मगर फिर उसके बाद हम लोगों ने 3 इयर्स का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लिया था, तो वो सारी चीज़ें सम अप करके 37,47,000 के अप्रॉक्स पड़ी थी। 37.5 लाख के आसपास आ गई। जी। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा इसका अभी तक? कोई सर्विस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टोयोटा की एक ही सर्विस सेंटर है, दैट इज सनी टोयोटा, जिसकी मोनोपोली चलती है। तो आपको उन्हीं के सेंटर में जाके काम करना पड़ेगा, तो काम करवाना पड़ेगा एज सच। और लखनऊ में इनके 2 सर्विस सेंटर, एक चिन्हट में है और एक जो है आपका कानपुर रोड पे है। ओके। मगर वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वेटिंग। मगर आपको इसमें डिस्क टर्निंग भी करवानी है या अगर मान लीजिए अलाइनमेंट भी कराना है, आपका पूरा दिन चला जाएगा। ओके। हाँ, बस बाकी जो तो अलाइनमेंट के लिए हम बाहर भी अप्रोच कर सकते हैं? सर अलाइनमेंट के लिए हम बाहर अप्रोच कर सकते हैं, मैंने बाहर से भी करा रखा है। मगर सर जब आप ड्राइव करते हैं तो जो हैंडल में हल्का वाइब्रेशन और हल्का सा प्रॉब्लम जो रहती है, वहीं की मशीन जो होती है वो अच्छे से कैलिब्रेट कर लेते हैं। ओके। क्योंकि बाहर नहीं हो पाती, बाहर क्योंकि दिन में वो यहाँ पर जो नॉर्मल जो टायर वाले हैं वो यहाँ हफ्ते में जितनी फॉर्च्यूनर आती होंगी वहाँ एक दिन में आती है। ओके। मेंटेनेंस कॉस्ट इस गाड़ी का? सर मेंटेनेंस कॉस्ट ऐसा सच ये है कि अगर आप प्यार से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अपनी समझ के तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस कॉस्ट ही इसकी आपको देखनी पड़ती है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख किलोमीटर तक तो इसमें कुछ नहीं होता है। अभी तक मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेक पैड चेंज कराए हैं। और उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट जो इसकी आती है, मतलब सर्विस कॉस्ट जो आती है, वो 15,000 to 17,000 ही आती है। आदमी बोलता है कि 10,000 12,000 में हो जाती है, मगर वो पुराने मॉडल वाली हो जाती थी। मगर अब इन्फ्लेशन की वजह से या जो पार्ट्स महंगे हो गए हैं उनकी वजह से। कितने किलोमीटर्स पे सर्विस कराते हैं सर? 10,000 जितनी भी नॉर्मल कार्स हैं वो 10,000 पे होती हैं, बाकी जर्मन्स तो 15 पे होती ही हैं। जी। इससे कोई लॉन्ग डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया हो? सर इससे सारी डिस्टेंस ही लॉन्ग ट्रैवल हुई है। मतलब लॉन्गेस्ट क्या गए हैं इसमें आना जाना मिला के? सर जैसे दिल्ली जाना रहता है मुझे, या देहरादून जाना रहता है, या अभी महाकाल गए हुए थे। तो इस तरीके से काफ़ी ट्रैवलिंग हमारी रहती है सर। ओके। तो कैसा कंफर्ट वाइज इसको क्या रेट करते हो आप आउट ऑफ 5?
कंफर्ट वाइज अगर मैं बोलूँ इसको आउट ऑफ 5 तो 3.5 ही रहेगी, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पुरानी वाली फॉर्च्यूनर थी, अगर फॉर्च्यूनर टू फॉर्च्यूनर ही मैं कंपेयर करूँ तो पुरानी वाली फॉर्च्यूनर में एटलीस्ट जो आपका लंबर सपोर्ट है, जो अंडर थाई सपोर्ट है, वो काफी है। जैसे अब यहाँ पर आप बैठे हैं, मेरी हाइट अप्रॉक्स होगी 5'10" के आसपास, तो अगर मैं देखूं तो ये इतना गैप है इसमें अभी। बाकी जैसे आप एंडेवर चलाएंगे या आप पुरानी वाली फॉर्च्यूनर भी देख लेंगे तो उसमें अंडर थाई सपोर्ट काफी अच्छा है। जी। वो चीज इसमें नहीं मिलेगी आपको, कंफर्ट तो नहीं मिलेगा। पापा इसको सेल करने वाले थे, मतलब इसमें अंडर थाई सपोर्ट ही नहीं इतना अच्छा है, तो फिर किसी तरीके से हम लोगों ने रोका, मैंने बोला नहीं चलने दो। अब जैसे अब एंडेवर का तो ऑप्शन रहा नहीं, अब एंडेवर का ऑप्शन रहा नहीं, अब या तो आदमी इंपोर्ट करा के यूज करे 70 लाख के आसपास, और रही है वो। तो इस प्राइस ब्रैकेट में आपने और क्या देखा? सर हम लोग 37 लाख में, मतलब और कुछ भी देख रहे थे फॉर्च्यूनर के अलावा? एक तो फॉर्च्यूनर आपके पास पहले की भी 2 जनरेशंस रही, एक उससे भी लगाव होगा, सब कुछ पता है कहाँ पे क्या है। इजी होता है आदमी को जब एक ही ब्रांड में या एक ही टाइप की गाड़ी स्विच करता है। फॉर्च्यूनर टू फॉर्च्यूनर स्विच करने पे आपको पता है कौन सी चीज़ें कहाँ होती है, तो काफ़ी इजीली हो जाता है, आदमी को कुछ नयापन नहीं लगता, बस एक नई गाड़ी आ जाती है। सर बेसिकली फॉर्च्यूनर आदमी, मतलब इंडियन कस्टमर के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज़ होती है इसकी रोड प्रेजेंस। सही बात है। आदमी को यही चाहिए कि बस अगर मैं फॉर्च्यूनर लेके निकल रहा हूँ तो थोड़ा सामने वाला दबदबे में रहे, या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते होंगे जो ट्रक्स वगैरह वाले हैं जल्दी साइड नहीं देते हैं, बिल्कुल साइड नहीं। अगर गलती से आपने इसमें अच्छे हॉर्न्स लगा रखे हैं आफ्टर मार्केट, तो जल्दी आपको पास मिल जाता है, रोड प्रेजेंस अच्छी होती है, सामने वाला एक बार को आपसे बहुत डरता है इस तरीके से। बिल्कुल बस वही पास आपको तुरंत मिलेगा। इसका लॉन्ग बोनेट देख लीजिए, जो किसी भी एक्सीडेंट के टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि आप काफ़ी दूर बैठे हो फ्रंट से, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें। तो पुरानी वाली जो फॉर्च्यूनर थी उसकी अगर मैं बात करूं एनकैप टेस्ट में तो 3 स्टार्स के अप्रॉक्स वो स्कोर करती थी, मगर ये जो नई वाली फॉर्च्यूनर है इसका प्लेटफॉर्म डिफरेंटली चेंज हो गया। ओके। तो अब जो ये नई मॉडल की फॉर्च्यूनर जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, और जो काफ़ी जब आप अराउंड द कॉर्नर्स ड्राइव करेंगे, या अगर मान लीजिए कि आप ओवरटेक कर रहे हैं हाई स्पीड्स में, तो आपको स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा प्रोवाइड होती है। ऑल्दो अगर इस सेगमेंट में हम एंडेवर को देख लें तो उसमें जो आपका स्टीयरिंग व्हील है वो इलेक्ट्रॉनिक है, मगर इसमें जो हाइड्रोलिक है। सो इसमें ये चीज़ें थोड़ी सी आपको वो करनी पड़ेंगी। तो सिटी में हाइड्रोलिक को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सर, और इलेक्ट्रॉनिक अगर होती है तो सिटी में मनोवरेबिलिटी बहुत इजी हो जाती है। आई थिंक टाटा हैरियर भी आपको हाइड्रोलिक ही दे रहा है, इस सेगमेंट में, राइट। सफारी एंड टाटा हैरियर बोथ। अब जो नई जितनी पेट्रोल बेस्ड कार्स आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टोयोटा में ही बात करूँ, जो इनोवा की हाई क्रॉस आई है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है। और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं, आदमी बोलता है कि जो फॉर्च्यूनर है 8-9 की एवरेज देती है, 7 की एवरेज देती है, तो कभी कभी वो मिथ हो जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से ड्राइविंग स्टाइल कैसा है। इफ यू आर पुशिंग द थ्रॉटल टू हार्ड, तो वो आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा, किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा। मैंने इससे 15 का एवरेज निकाला हुआ है। बिल्कुल सही, क्या बात कर रहे हो आप? 15 का निकाला हुआ है। 1.2 लीटर में 15 निकाल रहे हैं। अब ये 2800 सीसी का इंजन है। हाँ, 2.8 लीटर का इंजन है। लास्ट जनरेशन जो था वो 3.0 लीटर का इंजन था, और इसकी मैक्सिमम पावर 175 bhp है, 175 bhp और 450 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, 450 न्यूटन मीटर टॉर्क है। तो दोस्तों 15 का एवरेज निकाल रहे हैं मृदुल भैया। अब कोई फॉर्च्यूनर को कह नहीं सकता कि ये एवरेज नहीं निकाल के देती है। बस ये है कि मैंने पहले भी कई बार आपसे कहा है वीडियो में अपने कि आपका ड्राइविंग स्टाइल जैसा होगा वैसे ही उसका एवरेज निकाल के दोगे। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप जब गाड़ी चलाएं, और अगर आपको एवरेज चाहिए तो बिल्कुल अपना समझ के और प्यार से चलाएं, तो अच्छी बड़े से बड़ा इंजन भी आपको अच्छा एवरेज निकाल के देगा। फॉर एग्जांपल आप 80 से 100 के बीच में क्रूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि 90 के अप्रॉक्स आपने 6th गियर लगा के आपने गाड़ी डाल दी क्रूज पे, तो वो ऑन हाईवे या मान लीजिए थोड़ा लॉन्ग स्ट्रेच में भी अच्छा एवरेज आपको प्रोवाइड करती है। हाईवे पे तो
तो ये 15 का एवरेज आप सिटी बता रहे हो या हाईवे बता रहे हो या मिक्स बता रहे हो? शहीद पथ पे मैंने 15 का एवरेज निकाला हुआ है इसमें। ओके जी बढ़िया है। तो आप जब दिल्ली वैली जाते होगे, एक्सप्रेस वे यूज करते होगे, तो आई थिंक ये 18 के आसपास तो चलेगा। नहीं सर, इतना भी नहीं, मगर ये है कि हाँ, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी भी पहुंचना रहता है, आदमी उठ जाता है। सही बात है। तो इस वजह से थोड़ा सा पुश कर देते हैं। उस जगह पे भी 12 से 13 के आसपास में निकाल लेता हूँ उससे। अगर सिटी में खींच के चला रहा है आदमी, जैसे नॉर्मल मोड पे इको पे ना भी लगा है, तब भी 10 के अप्रॉक्स एवरेज दे देती है। जैसे अभी इसमें एवरेज दिखा रहा है 10.7 लीटर्स का, 10.7 किलोमीटर पर लीटर के अप्रॉक्स। आगे सर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम इसमें अगर मैं बोलूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। पहली चीज़ तो कंफर्ट, दूसरी चीज़ में थोड़ा सा बॉडी रोल है। बॉडी रोल है, गाड़ी ऊंची भी है, इसलिए वजह से भी है। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, कम नहीं होता सर। ऑल्दो है, मगर अभी आप इसके कॉम्पिटिटर्स को देख लें, अगर मैं फोर्ड से ही इसको कंपेयर करूं एंडेवर से, तो सर उसमें इतना बॉडी रोल नहीं है जितना ज़्यादा बॉडी रोल इसके अंदर है। ओके जी। तो ये प्रॉब्लम इसका सैशी का है कि कुछ अब सर चैसी का है या सर इतना, ये उससे ज़्यादा ऊंची जाती है, ऊंची है हाइट में, हाइट इसकी ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा है तो ऑल्दो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा बहुत तो होता है। और एसयूवी जब आदमी लेता है तो इसके लिए वो रेडी भी रहता है। तो ये इस चीज़ के लिए बाद में वो कंप्लेन नहीं कर सकता। वो बात तो है सर। और आपने बताया नहीं आपके बजट में और क्या था इसके अलावा? इस बजट में सिर्फ और सिर्फ मेरे को जो बेस्ट लगी वो तो यही। सेकंड ऑप्शन क्या था? पहला तो फॉर्च्यूनर है, पहली फॉर्च्यूनर थी, दूसरी एंडेवर थी, और तीसरी जो मेरी खुद की पसंद थी मगर पापा की पसंद नहीं थी, लॉरेंट क्लेमेंट का ऑप्शन है। स्कोडा की एक कार आती है, मैं भूल गया नाम उसका, कोडियाक। हाँ कोडियाक नहीं, हाँ कोडियाक ही था शायद। कोडियाक था वो भी, उसकी भी उतना टाइम वो 42 लाख की आ रही थी। जो लॉरेंस एंड क्लेमेंट का एडिशन था उसका, वो 42 लाख के आसपास आ रही थी। तो वो एक था, मगर थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी पापा इन्वॉल्व रहते हैं, कंस्ट्रक्शन का भी काम है अपना, तो ये सोफिस्टिकेटेड हो गया, फिट हो गई। हाँ, वो सोफिस्टिकेटेड भी हो जाती थोड़ी कोडियाक। और ये रगड है, रफ एंड टफ है। हाँ सर ये बात तो है। मतलब वो आप जर्मन ले रहे हो, स्कोडा ले रहे हो, इससे ज़्यादा उसका मेंटेनेंस होता। मेंटेनेंस तो है, ऑल्दो सर है, मगर जो थोड़ा सा कंफर्ट की जो रिलायबिलिटी मिलती है हमें, रिलायबिलिटी तो, और गाड़ी इतनी सेल हो चुकी है इंडिया में कि कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर भी, आप चाहे इसको जितने साल भी रखना चाहो। तो ये है कोडियाक। आई थिंक अब स्कोडा की आ भी नहीं रही है। नहीं, अब नहीं आ रही है, अब नहीं आ रही है। और आपके पास उस टाइम पे मेरे ख्याल से VW में भी ऑप्शन था, टिगवान का, मगर वो भी सब सोफिस्टिकेटेड गाड़ीज हैं। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हमको अगर वो निकलने पे जगह ना मिले जी, तो सही बात अच्छा है। नहीं लगता सर इसी प्राइस रेंज में, क्योंकि उतने टाइम BS4 एंड जो गवर्नमेंट थी वो यूरो 4 नॉर्म से यूरो 6 नॉर्म में स्विच कर रही थी, तो उतने टाइम कार्स पर डिस्काउंट भी अच्छा खासा चल रहा था। तो दैट्स वेयर हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई SUV बाद में परचेज कर लेंगे, मगर पहले चलो एक लग्जरी परचेज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्विच कर लें। मगर फिर उतने टाइम रिव्यूज़ लेने के बाद बोला कि इसी को पहले ले लें, उसके बाद देखा जाएगा। तो अभी प्लानिंग में है कि Volvo XC90 परचेज करने के इसके साथ में। तो दोस्तों एक और गाड़ी आने वाली है आपके लिए, मृदुल भैया मुझे अपडेट कर देंगे जब वो आएगी, तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको इस गाड़ी में, बताएं। सबसे अच्छी चीज़ तो इसकी यही है कि इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायबिलिटी, जो जापानीज मार्केट की वजह, जो जापानीज कंपनी की है ये, एंड सेकेंडली सर ये जो इसका रोड प्रेजेंस, दैट्स इट। अगर मैं ये बोलूँगा रीसेल वैल्यू फॉर्च्यूनर की, सर रीसेल वैल्यू तो सबसे ज़्यादा मेरे को लगती है स्कॉर्पियो वगैरह के बाद, अगर किसी की सबसे ज़्यादा रीसेल वैल्यू है वो भी इलेक्शंस के टाइम पे खासकर तो इसकी है। वो टाइमिंग ज़रूरी है, वो एक स्लॉट आपका होना चाहिए उस टाइम पे निकालने के लिए, क्योंकि आदमी ये प्रेफर करता है कि मैं 50 लाख से अच्छा मेरे को 6-7 महीने का काम है, 2-3 महीने का काम है, 15-20 लाख 25 लाख रुपए खर्च करके मैं ले सकता हूं। सही बात है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा नापसंद हो फॉर्च्यूनर में, इसका बॉडी रोल बस
उसका और थोड़ा सा लंबा सपोर्ट एंड थाई सपोर्ट बस। किस तरह के लोगों को आप ये गाड़ी मतलब रेफर करना चाहोगे या लेनी चाहिए? क्या फैमिली वाला ले सकता है या जिसका काम ऐसा हो वही ले सकता है? तो सर अगर मैं बोलूं कि जिसका काम ऐसा है उसी को ये लेना चाहिए। अगर इतने टाइम इंडियन मार्केट में एंडेवर होती तो मैं तो ये प्रेफर करता कि एंडेवर ही लेनी चाहिए थी। ओके। क्योंकि एंडेवर के साथ ये ऑल्दो थोड़ा बहुत रोड प्रेजेंस इससे कम है या मतलब थोड़ी कम हक्कानी हम बोलेंगे, मगर ये है कि आदमी को सेफ्टी भी इससे ज्यादा देखनी चाहिए। उसका आप गेट भी अगर आप बंद करेंगे तो भी काफी ज्यादा हैवी लगेगा, ज्यादा टफ है, ज्यादा टफ है। इनफैक्ट अगर आप देखें, अगर आप इंटरनेशनली देखें तो एंडेवर ही वो कार है जिसको यूएस आर्मी यूज करती है। सही बात है, सही बात है। तो सोचिए आप कितनी रगड कार होगी वो। फोर्ड अमेरिका की भी कंपनी है जिसकी ये भी एक बड़ा कारण है कि आर्मी वहीं के ब्रांड यूज करती है, लोकल ब्रांड यूज। जैसे हमारा इंडियन आर्मी टाटा यूज करता है। ऑल्दो सारी चीजें सही हैं सर, मगर फिर भी जो है अगर अमेरिकन आर्मी यूज कर रही है, यूएस की आर्मी यूज कर रही है तो वो अच्छी चीज ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो दोस्तों, आपने देखा मृदुल भैया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और कोई स्टोरी मृदुल भैया इससे रिगार्डिंग, कभी इस गाड़ी ने आपको धोखा दिया हो, कभी कोई दिक्कत आई हो या सर्विस से रिलेटेड कोई ऐसे कभी मेजर इश्यूज आए हो? नहीं सर, थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का इशू तो होता ही है सर्विस में, टाइमिंग के लेके। आदमी बोलता है कि हम जो है इसमें 1 घंटे में सर्विस करके दे देंगे, मगर वो भी सर्विस सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। सही बात है कि हम 1 घंटे में दे देंगे। वो तो वो रहती है कि जैसे कोई मेजर सर्विस नहीं। अब लखनऊ जैसे इतने बड़े शहर में सिर्फ आपके 2 सर्विस सेंटर है जी, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को 2 सर्विस सेंटर सर नहीं संभाल सकते। सर लखनऊ तो छोड़िए, आसपास पूर्वांचल का भी एरिया है। पूर्वांचल में शायद लखनऊ से ज्यादा पूर्वांचल में गाड़ियाँ हैं ये। राइट। तो लखनऊ के आसपास के जो शहर हैं वो भी लखनऊ ही आते हैं इसको सर्विस कराने के लिए, क्योंकि सबका बेस लखनऊ है। एंड सर इसमें एक और बहुत प्रॉब्लम है, अगर आप इतना स्पेंड कर रहे हैं तो फीचर की थोड़ी सी कमी है। टोयोटा वाले पता नहीं कब ये समझेंगे कि आदमी को सनरूफ की भी जरूरत होती है। आज तक इनोवा छोड़ के आज किसी कार में दिया नहीं उन्होंने। सुन लो टोयोटा वालों, अब तो दे दो, सब दे रहे हैं। 6 लाख रुपए की गाड़ी में भी सनरूफ आ रहा है। एग्जैक्टली। और आप कितने गुना ज़्यादा चार्ज कर रहे हो। अब तो भैया ने तो 37 लाख में खरीदी थी और इस समय आई थिंक 44-45 के आसपास जो है नॉर्मल आ रही है। अगर आप लेजेंडर परचेज करेंगे तो दैट इज 53-54 के अप्रॉक्स आ रही है। अगर एक्सेसरीज लगाते 54-55 पहुंच जाती है। सो दोस्तों, आपने देखा मृदुल भैया का एक्सपीरियंस इस गाड़ी से रिलेटेड। और कोई भी क्वेश्चन हो आपके तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे मेल को चेक कर सकते हो, वहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है apoorv.api@gmail.com। आप वहाँ जाके अपनी गाड़ी की डिटेल्स डाल दीजिए, अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा अगर आपको अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट गाड़ी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।